तो सभी को नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है, ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों आज हम पहली बार हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि चैनल पे हिस्ट्री ऐसे ऑब्जेक्टिव हुआ था, बट 5 नंबर और 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। तो आज हम इस प्रकार से आपको 5 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो खुद अपने माइंड कहेगा कि लिखो ना, मतलब कॉपी कलम वहाँ मिलेगा, लगेगा कि ओहो ई पढ़ा लो, लिख रही लिख, ऐसे लगेगा। एकदम बहुत आसान तरीका में आपको आज हम समझाएंगे। देखिए आज जो वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, उस क्वेश्चन को आज हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। करते हैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और आपको आज समझिए कि स्टार्ट हो चुका है आपका हिस्ट्री एक्सप्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हिस्ट्री एक्सप्रेस चालू हो गया है। मतलब जो जैसे ट्रेन व्रेन में बैठते हैं तो एक्सप्रेस खुलता है ना, दिल्ली मान लीजिए बिहार से जाना आपको दिल्ली, तो एक्सप्रेस धरना पड़ता है। तो इसी हमको अभी से जाना है एग्जाम में, तो उसके लिए एक एक्सप्रेस चला है जिसको नाम है हिस्ट्री एक्सप्रेस, ठीक है। तो चलिए, इसमें 5 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से कंप्लीट होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हम लिए हैं जो कि 5 अंक में भी पूछता है या तो 2 अंक में भी वर्णन करने के लिए आता है, तो हड़बड़ाना नहीं है आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न कहा गया कि 1848 के फ्रांस क्रांति का वर्णन करें। ये क्वेश्चन ना जाने कितना बार पूछा गया है, और पूछा तो गया ही है, बट इसको लेकर के लाइकन में बहुत मतलब डिफ़िकल्टीज रहता है कि नहीं हमसे लिखा पाएगा। ये सब कन्फ्यूजन तुम अपना माथा में से हटा दो। हम कहते हैं कि लिखाएगा, समझ ले नहीं रहेगा तो लिखाएगा कहाँ से, समझ जाएगा तो लिख देगा, है कि नहीं। कोई भी चीज़ जो समझा हुआ रहेगा वो लिख सकता है। पहला क्वेश्चन समझ में आपको आया। कहा गया है 1848 ईस्वी के फ्रांस क्रांति क्या है। सपोज हम एग्जाम में गए, भूल गए फ्रांस क्रांति क्या था 1848 के। दिमाग तो है ना, दिमाग लगा कर लिख सकते हैं। देखिए 1848 के फ्रांस क्रांति, तो हम पहले एक आपको कहानी सुना देते हैं, ओकर बाद ही हम बता देंगे। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत ना मूड़ी खाली ऐसे तान के देखते रहिएगा ऐसे, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा सारा चीज़। तो चलिए, एक राजा था, समझिए, एक देश था। एक देश में क्या था कि एक राजा था, एक प्रधानमंत्री था। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एकदम मिजाज से समझ में आपको आ जाएगा। एक देश था जहाँ एक राजा था और उसका एक प्रधानमंत्री था, यानी 2 व्यक्ति था। समझ में आपको आया? एक राजा था और उसका एक प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो ये जो राजा जो था ना, मेन जो राजा था, वो अमीर व्यक्ति के साथ बैठना उठना मतलब चलना सब चीज़ पसंद करता था। वो खाली अमीर व्यक्ति के पसंद करता था, गरीब के पसंद नहीं करता था। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव कराया तो एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना, और जो प्रधानमंत्री चुना ना, वो ससुरा एकदम पगला था, एकदम महा पगला था। क्या करता था कि वो अपन जात को देखता था, अपने आप को देखता था हम खुश हैं ना, जनता चाहे जे हो जाए, जनता में कोई सुधार हमको नहीं चाहिए, सिर्फ हमको शासन व्यवस्था मिल गया ना। उसके बाद वो जो कौन था, प्रधानमंत्री था, वो देश में कोई सुधार नहीं करना चाहता था, ठीक है, देश में कोई सुधार नहीं करना चाहता था। तो जिसके कारण क्या हुआ, वो तो अपन माल संपत्ति पॉकेट इसमें भरे में लगल था, आदमी के खून चूस करके, है ना, जितना बेचारा वहाँ के जनता कमा रहा था, उसको जितना भी मतलब इनकम था, कमाई था, सब अपने अंदर में कर ले रहा था। और ये अपना ज़िंदगी एकदम ऐसमय ज़िंदगी राजमहल में बिता रहा था, ये प्रधानमंत्री और राजा दोनों। एक समय की बात है कि जब मतलब बहुत उस देश में बेरोजगारी, भूखमरी एकदम चरम सीमा तक पहुंच गया, तो वहाँ के जो लेखक थे, पढ़े लिखे लोग थे, किसान थे, मजदूर वर्ग थे, सभी लोग एकजुट हुए, कहें कि नहीं, ये राजा और प्रधानमंत्री के खिलाफ जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं सुधरेगा। दोस्तों ये कहानी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखिए हम क्या बोलें, एक राजा था, प्रधानमंत्री चुना, राजा अमीर के साथ पसंद करता था, एहू अमीरे के साथ पसंद करता था, और ये क्या था कि देश में कोई सुधार नहीं करना चाहता था, जिसके कारण देश में भूखमरी, बेरोजगारी, आय में कमी आया। तो वहाँ के पढ़े लिखे लोग, लेखक, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग सब मिल करके क्या किए, एक आंदोलन किए। उसी को हम लोग 1848 के फ्रांस क्रांति के नाम से जानते हैं। अब देखिए, राजा और उसके प्रधानमंत्री के नाम बता करके हम कहानी सुनाते हैं। एक राजा था जिसका नाम लुई फिलिप्स था। उसने 1840 ईस्वी में प्रधानमंत्री के चुनाव कराया। ये लुई फिलिप्स था जो उसको प्रधानमंत्री गीजो को चुना 1840 ईस्वी में।
ये जो लुई फिलिप्स था ये अमीर के साथ पसंद करता था, अमीर के साथ उठना बैठना पसंद करता था, बहुत ही उदारवादी था, महत्वाकांक्षी था। ये जो था ये प्रधानमंत्री गीजो बना 1840 ईस्वी में। ये क्या करता था कि सिर्फ ये तो देश में कोई सुधार नहीं करना चाहता था, जैसे जी रहा है वैसे जियो, मेरा कोई मतलब नहीं है, ये अपन ज़िंदगी निमन से काट रहा है ना। तो ये क्या किया, ये कोई सुधार नहीं करना चाहा, और जिसके कारण ये दोनों मिलकर तो लूट रहा था देश के, जिसके कारण इस देश में, कौन सा देश, तो फ्रांस देश में क्या आ गया दोस्तों, भूखमरी आ गया, बेरोजगारी आ गया, जिसके कारण से वहाँ के पढ़े लिखे लोग, शिक्षित वर्ग, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं मजदूर, श्रमिक वर्ग, सब मिलके एक आंदोलन किया, जिसको हम लोग फ्रांस के क्रांति के 1848 के क्रांति के नाम से जानते हैं। दोस्तों आशा करते होंगे कि ये कहानी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा समझ गए होंगे तो लिख देंगे आप। तो देखिए अब हम पढ़ करके सुनाते हैं। कहा कि 1848 ईस्वी में फ्रांस क्रांति का वर्णन करें, तो क्या कहें हम, यह क्रांति 1848 ईस्वी में, सॉरी रूस लिख दिए, फ्रांस होता, ठीक है, क्या यहाँ पे होता, फ्रांस। तो लिखेंगे क्या भाई जी कि फ्रांस में ये क्रांति हुआ है, फ्रांस के क्रांति पढ़ लेता, तो लिखेंगे कि यह क्रांति 1848 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। उसके बाद जहाँ के राजा कौन था, कहानी में सुना है, जहाँ के राजा कौन था, लुई फिलिप्स था। यह राजा बहुत उदारवादी, ठीक है, उदारवादी एवं महत्वाकांक्षी था, ये भी बताएं, और अमीरों के साथ उठना बैठना पसंद करता था। ये कहानी में हम सुना ना कि जो लुई फिलिप्स था अमीरों के साथ उठना बैठना पसंद करता था, ठीक है। उसके बाद देखिए हम कहें कि लुई फिलिप्स 1840 ईस्वी में गीजो नामक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना था। हम बोले ना कि जो राजा था एक प्रधानमंत्री के 1840 ईस्वी में चुनाव कराया और गीजो नामक व्यक्ति को चुना था। तो वही यहाँ पे लिखा कि गीजो नामक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। जो राज्य में कोई सुधार नहीं चाहता था, राज्य कहने का मतलब यहाँ देश, जो गीजो था, इस देश में कोई सुधार नहीं चाहता था, ये कहानी में हम समझाएं। और बहुत ही प्रतिक्रियावादी राजा था, बहुत ही प्रतिक्रियावादी, अपने जात के सिर्फ पसंद करता था, दूसरा मतलब उसको कास्ट से हट जाता था तो उसको पसंद नहीं करता था। तो वही बात हम लिखें कि बहुत प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री था, ठीक है। उसके बाद देश में भूखमरी, बेरोजगारी एवं आय की कमी चरम सीमा पर थी। चरम सीमा कहने का मतलब हुआ दोस्तों वहाँ के लोग भूखमरी से, आय की कमी से लड़ रहे थे, बट इस ससुरा के कोई अथी नहीं था, जो गीजो था इसको कोई ध्यान नहीं था, ये तो अपना ऐस में दम ऐसे सुतल था दम, इन्ने से लाबो ये लाबो, जे कह रहा था वो आ रहा था। आयरा का पता था, ये बोकवा के का पता था कि सब आदमी यहाँ जो मतलब पढ़ा लिखा लोग है वो बुड़वक बैठे है देशवा में, नहीं ना। तो जिसके कारण वहाँ के क्या हुआ भाई जी, तो पढ़े लिखे लोग, किसान मिल करके एक आंदोलन चलाएं, जिसे 1848 के फ्रांस क्रांति के नाम से जानते हैं। यहां तक सभी लोग क्लियर है, एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। देखिए एक बार कहानी सुना देते हैं। एक देश था जहां यह क्रांति हुआ था, उस देश के नाम था फ्रांस। 1848 ईस्वी में क्रांति हुआ था। वहां के राजा था, कौन था, लुई फिलिप्स, जो 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री चुना था। उसके बाद हम क्या बोले, गीजो जो था राज्य में कोई सुधार नहीं करना चाहता था, बहुत ही प्रतिक्रियावादी था। उसके बाद हम क्या बोले कि जिसके कारण से वहाँ बेरोजगारी, भूखमरी, सारा चीज़ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से वहाँ के सभी लोगों ने मिल करके एक आंदोलन किया, जिसे फ्रांस के क्रांति के 1848 के फ्रांस के क्रांति के नाम से जानते हैं। सभी लोग क्लियर हैं। तो एक बार लाइक फटाफट सब कर लीजिए जो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं 1830 के जो जुलाई क्रांति हुआ था फ्रांस में, उसको अब देखते हैं, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ गए हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में, और क्वेश्चन नंबर दूसरा को आसानी से समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद हम कहानी थोड़ा बता देते हैं, फिर आंसर क्वेश्चन आप अपने लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कहा है जुलाई 1830 के फ्रांस क्रांति का वर्णन करें। जुलाई 1830 के फ्रांस क्रांति का वर्णन करें। आपको फ्रांस क्रांति से दो क्वेश्चन पूछेगा, एक 1848, ठीक है, और एक 1830 का क्रांति। तो चलिए एकदम समझिए, 1848 वाला तो समझ में आ गया होगा एकदम नीमन से कि उसको में एक राजा एक प्रधानमंत्री दोनों मिलकर देश के खूब लूटा। तो वैसे ही इसमें भी था, 1830 के क्रांति में भी यहाँ एक राजा एक भाई, एक राजा और उसका एक भाई था, दो था, फिर से समझिएगा। एक देश था, वहाँ एक राजा था और उसका एक भाई था, ठीक है। राजा की मृत्यु हो गई तो उसका भाई जो था गद्दी पर बैठा, और उसका भाई जो था ना दोस्तों बहुत प्रतिक्रियावादी था, चर्च के समर्थक था। जे मतलब जे देश में पहले से व्यवस्था चला ला रहा था ना,
वही व्यवस्था को लागू रखना चाहता था। और उसके बाद वो देवताओं को शक्ति में, मतलब देवताओं को शक्ति कहने का मतलब दैवीय शक्ति में वो विश्वास रखता था। ठीक है ना। आपको 3 चीज़ पहले क्लियर हुआ। एक देश था, वहाँ एक राजा और उसका एक भाई रहा करता था। राजा की मृत्यु हो जाने के कारण उसका भाई गद्दी पर बैठा उसका भाई जो बहुत प्रतिक्रियावादी था, चर्च के समर्थक था, दैवीय शक्ति में विश्वास रखता था, और जो देश में पहले से व्यवस्था चला आ रहा था उस व्यवस्था को वो लागू रखना चाहता था। जिसके मतलब जब वो राजा गद्दी पर बैठा, उसका भाई जो राजा मर गया, उसका भाई गद्दी पर बैठा, तो वो गद्दी पर बैठा था तो वहाँ के लोगों में नाराज़गी थी, क्योंकि योग्य नहीं था, गद्दी पर बैठने योग्य वो नहीं था। जी फिर भी वो बरियाई बैठ गया गद्दी पे। तब बरियाई बैठ गया तो उसका जो मतलब वहाँ के जनता थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि हम राजा को हम राजा नहीं मानेंगे। जिसके कारण फिर भी जानते हैं कि राजा के शासन है तो मनमानी तो करेगा ही, मनमानी किया, फिर भी वो गद्दी पे रहा और लोगों को अधिक शासन किया, मतलब अधिक शोषण किया, तो शोषण अधिक बहुते ज़्यादा शोषण किया। तब वो वहाँ वाला जो जनता ने मुँह से देखते रहेगा बोला कि आवा हमारा लूटा, हमारा कपड़ा छीन ला, पैसा छीन ला, जितना कमाई थी वो कुल छीन ला, हम बैठ के तोरा जी हुजूर करबो। कह के रे पगला तू सब छीन रहा है रे। क्या हुआ दोस्तों कि कहा राजा के सब कहा धारा क्या रे चोर कहीं कि तू सब हमनी से छीन रहा है, हमनी कमा रहे हैं इतना मेहनत कर करके तू छीनेगा रे। सब आदमी वहाँ का फिर एकजुट हुआ और फिर सब मिल के कहा कि राजा के गद्दी पर से क्या करो, उठा के बिगो ने, उठा के बिग दिया, मतलब उतार दिया गद्दी पर से उतारा। तो उसी क्रांति को हम लोग कौन क्रांति के नाम से जानते हैं, जुलाई 1830। अब नाम लेकर के हम समझाते हैं। 1828 ईस्वी में एक राजा की मृत्यु हो जाती है जिसका नाम लुई एटरहामा है। ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा आंसर क्वेश्चन अपने। 1828 ईस्वी में एक राजा का मृत्यु हो जाता है जिसका नाम लुई एटरहामा है, और उसका भाई जो था, उसका भाई चार्ल्स दशम था। ठीक है, उसका भाई कौन था, चार्ल्स दशम था। और चार्ल्स दशम जो था दैवीय शक्ति में, मतलब दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखता था। दूसरा, जो फ्रांस में पहले से जो व्यवस्था चल आ रहा था वही व्यवस्था को लागू रखना चाहता था। तीसरा, ये चर्च का समर्थक था, ये चर्च से बहुत प्यार करता था, चर्च के समर्थक था। और दोस्तों ये जो चार्ल्स दशम था लोगों को बहुत अधिक शोषण किया, इतना शोषण किया ना कि वहाँ के जो जनता था वो उब गया। कहा कि चोर कहीं के हमनी के दिन रात हमनी कमाई में लगा रही, वही हमनी से लूटे में लगा रहा। वहाँ के जनता क्या हो गया, परेशान हो गया, परेशान हुआ, जिसके कारण से सभी लोग एकजुट हुए और एक आंदोलन किए, जिसी को हम लोग जुलाई 1830 के फ्रांस क्रांति के नाम से जानते हैं। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं, कहानी समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए एक लाइन आप ऊपर जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे कि यह क्रांति कहाँ हुआ था भाई जी, 1830 ईस्वी में, ऐसे करके लिख सकते हैं। पता चल रहा होता ना, यहाँ पे एक लाइन जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, देखिए आप क्वेश्चन यहाँ समझिएगा, कहानी समझ गए ना। 1828 ईस्वी में लुई एटरहामा की मृत्यु के बाद उसका भाई चार्ल्स दशम गद्दी पर बैठा। जैसा कि हम सुनाए कि वो राजा था, राजा की मृत्यु हो गया, उसका भाई चार्ल्स दशम गद्दी पर बैठा। चार्ल्स दशम बहुत ही प्रतिक्रियावादी राजा था, बहुत ही प्रतिक्रियावादी था, सिर्फ अपन बिरादरी के लोग को क्या करता था, पसंद करता था, बोकवा। उसके बाद हम क्या कहें कि जो क्रांति के घोर, मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर देश में कोई क्रांति करता था ना, और पर बड़ी गर्म रहता था, गर्म रह के का बिगाड़ेगा, वो तो होवेला है जो होवे करेगा, है कि ना। तो घोर शत्रु था, यानी क्रांति अपन देश में नहीं चाहता था, और दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखता था। ठीक है, दैवीय सिद्धांत कहने का मतलब जो हमारे पूर्वजों कह के गए वही सिद्धांत में विश्वास रखता था। ठीक है, कि जो हम कहेंगे, समझो, मतलब देखो दैवीय सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि हम गद्दी पर बैठ गए, अब हम कहेंगे अभी अरे दिन है अभी, तो सब जानता जी हुजूर दिन है, फिर हम कहें अरे अभी रात है, जी हुजूर अभी रात है, मतलब ये अपने आप को भगवान मान लिया था उस देश को, कि हम जो कहेंगे वही बात पास होगा। ठीक है ना, यानी कि अपने आप को क्या मान लिया था, भगवान मान लिया था, जबकि बोकवा का भरम था। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कहा कि दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखता था। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं।
यह पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। पुरातन व्यवस्था जो फ्रांस में पहले से व्यवस्था चल आ रहा था उसी में विश्वास रखता था, ठीक है। साथ ही चर्च का समर्थक था। हम बताए भी थे कि ये पुरातन व्यवस्था में विश्वास मतलब पुरातन व्यवस्था को चलाना चाहता था और चर्च का समर्थक था। इसको राजा बनने से वहाँ की जनता इससे घृणा करती थी। मतलब हम कहें ना कि ये जब राजा बना था तो वहाँ के जनता इसे पसंद ना करता था, कहा कि यह योग्य था, ये योग्य नहीं था, तो जिसके कारण वहाँ के जनता इसे पसंद नहीं करती थी। और उसके बाद यहाँ पे और राजा वहाँ के जनता को अधिक शोषण किया। हम अभी बोलें कि चार्ल्स दसम गद्दी पर बैठा, वहाँ के आदमी के अधिक शोषण किया, जिसके कारण से वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन किया। सब लोग मिल गए, एक आंदोलन किए, जिसे ही 1830 के जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। यदि इस प्रकार से आप पढ़ रहिएगा भाई जी, आराम से जाइएगा एग्जाम में लिख दीजिएगा, कहानी याद रहेगा था। एक राजा एक भाई दोनों मिलके देश की खूब लुटाई, जिसके कारण हुआ वहाँ के बुरा हाल, जनता ने कर दिया एक आंदोलन, जिसको हम लोग जानते हैं 1830 के क्रांति, ठीक है। इस प्रकार से याद करिएगा, एकदम बहुत मज़ा लगेगा। हम तो पढ़ाने का टाइम भी नहीं है, इसीलिए हम आंसर क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। यदि टाइम हमारे पास रहता तो हम चैप्टर को अच्छा से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिर्फ पढ़ के जाइए आप देख करके, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग तब तक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा समझते हैं। मतलब आपको लगभग 10 क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा, सब क्वेश्चन नंबर आराम से समझ जाइएगा। देखिए, कहा गया है मेटरनिक युग क्या है। 2 नंबर का प्रश्न आपको एग्जाम में हर बार ये पूछा जाता है कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हो। तो देखिए, पहले आप कहानी सुन लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे उतरेंगे। ये समझ रहे हैं बात ना। देखिए देखिए सबसे पहले समझिए, एक मतलब लड़की थी, ठीक है, जो यूरोप के ऑस्ट्रिया में रहने वाली थी वहाँ के, कहाँ के, ऑस्ट्रिया के, जिसने पूरे यूरोपीय राजनीतिक में, ठीक है, सक्रिय रही। 1815 से 1848 ईस्वी तक और हम मतलब काम करते रही। एक ऑस्ट्रिया के कौची थी, राजकुमारी जिसको हम बोल सकते हैं। कब से कब तक मतलब राजनीतिक में रही? 1815 से 1848 ईस्वी तक। कहाँ में ऑस्ट्रिया है? यूरोप में, तो यानी यूरोप के राजनीतिक में सक्रिय रही। इसी युग को यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। यानी कहाँ से कहाँ तक के युग के? 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक का जो ईस्वी है उसको हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? 1815 से 1848 तक का जो युग है उसको हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। और यहाँ अब क्वेश्चन आंसर पे हम उतरते हैं, कैसे लिखेंगे एग्जाम में। सभी को क्लियर समझ में आया? एक शासिका थी, कहाँ के थी? यूरोप में ऑस्ट्रिया देश की थी, जो 1815 से 1848 तक यूरोप के राजनीतिक में रही थी, जिसके कारण उस समय को हम लोग किस युग में पढ़ते हैं? तो मेटरनिक युग के रूप में पढ़ते हैं। तो देखिए, कहेंगे कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया के प्रतिभाशाली शासिका थी। उसके बाद यानी एक शासिका थी बहुत अच्छा, जिसने यूरोपीय राजनीतिक में 1815 से 1848 ईस्वी तक, ठीक है, प्रमुख भूमिका निभाई थी। यानी 1815 से 1848 तक यूरोपीय राजनीतिक में मतलब सक्रिय रही, काम करती रही। इसीलिए इस समय को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। यानी 1815 से 1848 का जो समय है उसको मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। कहा गया है आपको कि जर्मनी एकीकरण की क्या बाधाएं थी। मतलब जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था, सभी लोग करना चाह रहे थे, जैसे जर्मनी का एकीकरण तो आपको पता ही होगा कि बिस्मार्क किए। तो ये मतलब इन लोग जो जर्मनी का एकीकरण कर रहे थे तो क्या क्या बाधाएं हैं। जैसे सपोज हम कोई काम करते हैं, कोई काम का मतलब मान लेते हैं हम ड्राइविंग सीख रहे हैं, गाड़ी चलाना। तो गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले हमको बाधा क्या होता है? गियर देने की बाधा होता है। कैसे गियर पड़ेगा वो बाधा होता है हमके लिए, नहीं जानते हैं तो, है कि नहीं। फिर बाधा क्या होता है? ब्रेक लेना, एक्सीलेटर देना, का कितना देंगे, तो वो एक प्रकार के सब समझिए बाधा है हमारे लिए, नहीं सीखें तो। उसी प्रकार से जर्मनी का जब एकीकरण कर रहे थे वहाँ के लोग, तो क्या क्या बाधाएं आई, क्या क्या रुकावट। बाधाएं का मतलब रुकावट, कौन कौन सा ऐसा तत्व हुआ जो रोकने का कोशिश किया एकीकरण को। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको समझाते हैं जर्मनी का बाधाएं क्या क्या थी।
सबसे पहली बात तो जर्मनी का एकीकरण क्यों हो रहा था, तो इसलिए हो रहा था क्योंकि अलग अलग राज्यों में वो बटा हुआ था। तो याद रखिएगा कि जर्मनी का बाधाएं, मतलब जर्मनी एकीकरण के बाधाएं निम्नलिखित थी। पहला, जर्मनी जो था अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। अब आप यही सोचिए, सब मान लिया जाए कि घर में एक घर है, उस घर में मम्मी पापा सब रह रहे हैं एक साथ में, सबके एक रगन सोच होता है? नहीं, सबके अलग अलग सोच होता है। तो उसी प्रकार से सब जर्मनी एक ही था लेकिन सब अलग अलग में बटल था, तो सबका सोच अपन अपन होगा। तो दूसरा कारण क्या था कि पहला कारण ये हुआ कि जर्मनी अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, जो सबसे पहला बड़ा बाधा था, सबको एक करना था, वो बड़ा बाधा था। दूसरा, सबके अपन अपन सोच था, हमारा कहे जाते हैं भैया चला मिल जाए जी जर्मनी में, जहाँ हैं ना हम मिलता, ऐसे बोलता है कि नहीं, कहता कि नहीं कि नहीं हम नहीं तुम मिलेंगे। तो ये बाधा था कि सबका अपन अपन सोच था। तीसरा कारण था ऑस्ट्रिया, तू चाहे जितना कर ले हम तोरा एकीकरण ना कर देबो। कौन कह रहा था? ऑस्ट्रिया कह रहा था। तो तीन को आपको मेनली रूप से याद रखना है। और आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको हम कंप्लीट करा देते हैं, तब फिर हम कल लॉन्ग क्वेश्चन इसका करवा देंगे। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट फटाफट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, समझ गए ना कहानी कि ऑस्ट्रेलिया अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, सबके अलग अलग सोच था, ऑस्ट्रेलिया उसका सबसे बड़ा बाधक था। क्लियर है सभी लोग? तो इसका एक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए दोस्तों, आप शॉर्ट क्वेश्चन का आपका मतलब एक प्रश्न लास्ट है, इसको ध्यान से समझिए। और ये क्वेश्चन बार बार 2 अंक में पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है, आप राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, उसका अर्थ राष्ट्रवाद का क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिएगा राष्ट्रवाद कहेंगे किसको। तो मान लीजिए कि कोई देश में हम, जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति के बीच में अपने देश के बारे में और यहाँ रह रहे लोगों को बीच, मतलब लोगों में इतना जहाँ जितना लोग रह रहे हैं सभी के बीच यदि प्रेम एकता की भावना है, उसको ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। सपोज हम रह रहे हैं इंडिया में, यहाँ जितना भी आदमी इंडिया में रह रहा है उसको प्रति यदि हमको प्रेम की भावना है और इस देश के लिए हमको प्रेम की भावना है, उसी को राष्ट्रवाद बोलेंगे, चाहे वो कोई भी देश हो। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं इंडिया के बारे में सोचेंगे, जो फ्रांस में रह रहा है फ्रांस के बारे में सोचेगा, जो जर्मनी में रह रहा है जर्मनी के बारे में सोचेगा। तो अपने अपने देश के प्रति प्रेम और वहाँ रह रहे लोगों के बीच की एकता और प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रवाद क्या है, तो किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच, ठीक है, किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच देश के सम्मान, मतलब देश के सम्मान के प्रति और वहाँ रह रहे लोगों के बीच, मतलब जितना भी लोग वहाँ रह रहे हैं उसके बीच प्रेम और एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यही हम आपको समझाएं कि जो भी देश में हम रह रहे हैं वहाँ यदि हमको देश के प्रति प्रेम की भावना है, वहाँ रह रहे लोगों के बीच हमको प्रेम की भावना है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद सभी को क्लियर है? तो दोस्तों मिलते हैं हम कल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ। शॉर्ट आपका फाइनल हो गया, लॉन्ग में मिलेंगे तो आपको कल 3 प्रश्न या 4 प्रश्न और होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहला क्वेश्चन ये VVI है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट कबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को लिखें, ये आपको होगा। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन और होगा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को लिखें, ये भी आपका होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका और होगा जो होगा भाई जी, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने किस प्रकार सहायक हुए। 3 क्वेश्चन आपको क्लियर कल कराया जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार सहायक हुए, इटली एवं इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट कबूर और गैरीबाल्डी के योगदान को लिखें। तीसरा आपको होगा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान को लिखें। बस इसके बाद फाइनल आपको हो जाएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एक चैप्टर हिस्ट्री का, कल फाइनल रहेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।